मैं नए भारत का चेहरा हूं। बहुत छोटी सी जगह मध्य प्रदेश के विदिशा, वो जो भोपाल के नज़दीक है, वहाँ से निकलकर और टेडेक्स तक आ गया। मैं वो नए भारत का चेहरा हूँ। जब टेडेक्स से कॉल आया और मुझे कहा गया कि आपको महज 18 मिनट में अपनी कहानी सुनानी है, तो मैंने जवाब में जो कहा वो ये था कि मैं हिंदुस्तान का कलमकार हूं, वक्त से नहीं डरता हूं। लेकिन प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेडेक्स के भी हैं, हमारी जिंदगी भी के प्रोटोकॉल्स हैं। तो आज गालिब का बर्थडे भी है, तो टेडेक्स के लिए जो कहानी सुनना चाहता है मुझसे मेरी, उसके लिए गालिब का ही एक शेर कि पूछते हैं वो मुझसे कि गालिब कौन है, कोई बतलाए उनको कि हम बतलाएं क्या। जब टेडेक्स से कॉल आया तो जो एक इमेज बनी हुई है, मैंने कहा भाई मैं तो हिंदी का गीतकार हूँ, शायर हूँ, कवि हूँ, पत्रकार हूँ, और ज़्यादातर तो यहाँ सब आंग्ल भाषी, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग होते हैं। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदी में भी सुना जाता है। तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था। तो जब भी कोई शायर, कोई गीतकार कोई शेर कहता है तो जाहिर सी बात है वो आप सबके लिए कहता है, पर वो मेरा एक ऐसा शेर है जो अक्सर वायरल होता रहता है, और ख़ास तौर से जब इनकम टैक्स का वक्त आता है भरने का, तब तो वो शेर बहुत वायरल होता है। तो मुझे वो शेर, अपना ही शेर अपने लिए टेडेक्स की जानिब से याद आया, और वो शेर यूं है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो जब भी आप कोई सफर करते हैं, कोई जर्नी करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो ये जो जमाना है, ये जो वक्त है, जिसका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एक टेडेक्स भी करता है, यह आपको देख रहा होता है, चुपचाप देख रहा होता है, बताता नहीं है, देख रहा होता है। वो जैसे महबूब देखता है ना, यहां तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कैसे देखता है कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। तो जमाना इस तरह से, हाँ, ये शायद आपके रील के काम आ जाएगा। उस नजर से जमाना देखता है। तो चलें साहब, मैं अपनी कहानी आपको सुनाए देता हूं। बड़ी मुख्तसर सी कहानी है, हालांकि कूचे में दरिया को भरना है। और वो कहानी, चूंकि अब मैं राइटर हूं, लेखक हूं, फिल्में भी लिखता हूं, गीत भी लिखता हूं, वो सब आपने देखा, और पत्रकार भी हिंदी का हूं, तो जाहिर है कोई बात सीधे सीधे तो मैं नहीं कहूंगा। तो मैं आपको 1985 के एरा में ले चलता हूं, जहां मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और उस दोस्त को एक ऐसा शौक लग गया, जो हमारी पढ़ी लिखी सी जो कायस्थ फैमिलीज होती हैं, उनमें बड़ा ऐसा माना जाता है कि यार पहले कुछ काम वाम कर लो, आईआईटी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद ये सब करना, ये शौक शायरी जो है। मगर घर में बड़े भाई ने बड़ी शानदार फिजा बना रखी थी अदब की, और चूंकि भोपाल, विदिशा, ये सब
उर्दू के गहवारे हैं, हिंदी उर्दू के, और हमारी मुश्तरका तहजीब जिसको कंपोजिट कल्चर हम लोग कहते हैं, और मेरे घर का माहौल भी कमोवेश उसी तरह का था। तो हमारे उस दोस्त को ये शौक लग गया कि यार वो भी, उसने एक बार अपने भाई को देखा और वो एक पोइट्री रिसाइटेशन में गए हुए थे, देखा ऐसे ही आपकी तरह लोग तालियां बजा रहे हैं। 15-17 साल का लड़का था, उसने देखा कि भाई लोग बड़ा तालियां वालियां बजा रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद जब भाई का रिसाइटेशन खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजर आए और उन्होंने एक बढ़िया मोटा सा लिफाफा भी भैया के हाथ में पकड़ा दिया। तो उसको लगा यार ये काम बहुत अच्छा है, कविता करना, शायरी करना, ये बहुत अच्छा है कि इसमें नाम भी हो रहा है और दाम भी हो रहा है। अब आप ये मत पूछिएगा कि टेडेक्स पर बोलने का क्या दाम, तो उसका यही किया जाए। अब यही किया जाए तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? मेरे उस दोस्त ने मुझसे पूछा, तो मैं कहा देखो भाई, मैं पढ़ता लिखता तो मैं भी हूं, और मैं ज़्यादातर साहित्य अकेडमी की जो पतली पतली उस वक्त 80s में, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, अमीर खुसरो की, जायसी की, सूरदास की, मीराबाई की पुस्तकें आया करती थी। मैं वो पढ़ो तुम, उससे कुछ शऊर आएगा तुमको, कुछ थोड़ा सा साहित्य का, अदब का तमीज़ आएगा। तो उसने वो पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे लाके अपनी पहली गज़ल जिसको कहेंगे वो लाके सुनाई मुझको। वो थी कि वो ऐसे ही बिल्कुल हमारा कॉलेज का ही दौर था कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। तो ये उसकी पहली लेट 80s की गज़ल थी। अब ये हुआ कि और शौक परवान कैसे चढ़े, कहाँ से चढ़े, क्योंकि पिता का जो कंसर्न है, घर का जो कंसर्न है वो ये है कि भाई पहले जॉब कर लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद ये सब हो। मेरे दोस्त ने ठान रखा था कि उसे, और उस पर अचानक मिर्ज़ा गालिब टीवी पर आधम के गुलजार साहब का सीरियल आ गया। अब उसे देखने का शौक, और वहाँ से एक आवाज़ मिली जिस आवाज़ का नाम आपके हमारे सबके बीच में जगजीत सिंह है। तो ये आवाज़ उस 15, 17, 18 बरस के लड़के के कान में पहुंची और उसने फिर जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया, पंकज उधास साहब को सुनना शुरू किया, बच्चन साहब हमारे उस दौर के और आज भी आइकन, उनको फॉलो करना शुरू किया, उनकी फिल्में देखना शुरू की। अब वो रोज़ मेरे पास आ जाता, मुझसे कुछ सीखता, मैं उसको बता देता। एक रोज़ मैंने उसे बताया कि भाई भोपाल में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है और गालिबन उस मुशायरे में हिंदुस्तान के सारे बड़े जो शायर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और मुझे लगता है तुम्हें सुनने जाना चाहिए। तो मेरे उस दोस्त ने बिल्कुल एकदम जैसे स्टूडेंट अपने टीचर की बात सुनता है, सुनी और स्कूटर उठाया और भोपाल। तो जाना जो था वो चोरी से था, क्योंकि घर पे वालिद बैठे, वो वक्त जो आपको मुशायरे में देना है, वो वक्त जो आपको साहित्य में देना है, वो तो पढ़ाई के लिए मांग रहे हैं। खैर वो गया और जैसा कि पहले हुआ करता था, अब तो बहुत मुख्तसर हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। जो पोइट्री के जो फेस्टिवल्स होते हैं उस वक्त 4-4, 5-5 घंटे की शामें हुआ करती थी। तो सुबह 4 बजे हजरत अपना स्कूटर धीरे से उन्होंने अपनी पार्किंग में पार्क किया और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो वालिद मोहतरम पिताश्री एकदम सामने बढ़िया वाला बाटा लेकर उसको टाटा करने के लिए बैठे हुए थे। और उस मेरे सांवले दोस्त को उन्होंने, मेरे दोस्त के पिताश्री ने ऐसा खूबसूरत इस्तकबाल किया, ऐसा खूबसूरत इस्तकबाल किया
कि वो बेचारा सांवले से लाल पीला हो गया। सुबह हुई, माएँ, हम मध्यवर्गीय परिवेश से आते हैं, हमारे यहाँ माता पिता कुम्हार की तरह होते हैं। पिता ऊपर से पीट रहे होते हैं और माँ जो है भीतर से हाथ लगाकर शेप दे रही होती है। तो माँ ने पूछा, माँ क्या हुआ? तो उसने कहा, जो रात में हुआ वो आपको पता नहीं है? या मुझे पता नहीं है। माँ जो थी वो भोपाल से थी, उर्दू की बहुत अच्छी जानकार थी, पिता को बहुत अच्छी उर्दू आती थी, घर में बड़ी तहजीब थी मेरे दोस्त के। तो उसने कहा, देखिए आपको सब पता है, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मेरा फैसला ये है कि मैं ये चाहे जितना भी नाराज हूं, जितना भी मुझे भला बुरा कहें, पर मैं राइटर ही बनूंगा और एक रोज मेरी कविताएं, मेरी गज़लें, मेरे गीत, मेरी कहानियां शीर्ष पत्रिकाओं में छपेंगी, अदब साहित्य की, और देश भर के जितने बड़े बड़े गायक हैं वो सब गाएंगे और आप लोग ऐसे बैठ के सुनेंगे। तो उसकी माँ ने, जो उर्दू को बहुत अच्छा जानती थी, सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दिया। उसकी माँ ने कहा, आमीन। आमीन मतलब तथास्तु, ऐसा ही हो। तो मेरा ये दोस्त, जिसकी कहानी छोटी सी मुख्तसर सी मैंने आपको सुनाई, उसी की शोरील अभी आपने देखी थी, और मेरा वो दोस्त मैं ही हूं, आपके सामने वो खातिब। अब यहां से मैं खुद आ जाता हूं, मेरा दोस्त चला गया। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी पैशन के पीछे, किसी बात के पीछे, किसी शख्स के पीछे भी जब आप बहुत तेज भागते हैं, बहुत ज्यादा भागते हैं और चाहते हैं कि वो जिंदगी में शामिल हो जाए, तो आप पाएंगे कि वो शख्स आपसे दूर होता जा रहा है। लेकिन यही फिलॉसफी, यही बात सपनों के साथ लागू नहीं होती। सपनों के पीछे आप जितनी शिद्दत से भागेंगे, सपने उतनी ही तासीर के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ अपने आप को सच में परिवर्तित कर लेंगे। यही शायद मैंने यही किया कि मैं किसी शख्स के पीछे नहीं भागा, मैं अपने सपनों के पीछे भागा। उन सपनों के पीछे भागा जो 17-18 बरस की उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखे थे और अपनी माँ से कहा था कि मैं राइटर ही बनूंगा और एक दिन मैं अदब की और फिल्म और इल्म की किसी छोटी मोटी शख्सियत के रूप में पहचाना जाऊंगा। और मेरी माँ ने कहा था, आमीन। अब जिंदगी का वो सफ़र शुरू होता है जिस सफ़र में बहुत सारे मकाम, बहुत सारे पड़ाव आने बाकी थे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट ये था जिंदगी का कि जुनून सवार हो गया था कि करना है, अदब में काम करना है, साहित्य में काम करना है। साहित्य अकादमी के लिए ऐसी किताब लिखनी है कि जो साहित्य अकादमी भी जिसको सम्मान दे, जिसके लिए पहचान मिले, और फिल्म में भी जाना है। तो जिस दौर में हमारी उम्र के, ये मैं लेट 80s और अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, जिस दौर में हमारी उम्र के नौजवान फिल्मी सितारों को देखने के लिए बॉम्बे जाते थे या फिल्मों में काम करने के लिए बॉम्बे जाते थे, हम जाते थे जगजीत सिंह जी से मिलने, पंकज भाई से मिलने, गुलजार साहब से मिलने, मजरूह साहब से मिलने। तो ये जुनून था कि बस किसी तरह अच्छी अदबी रिसाले में पोयम छप जाए और या फिर जगजीत सिंह जी या पंकज जी गा दें। तो एक वाकया जो है जिसने ज़िंदगी को बहुत बदला। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ, जिसकी सिस्टर मुंबई में रहती थी, जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो उसको लेकर गया और जाकर वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो हुआ करता था, कैसेट के पीछे लिखा रहता था कि साहब वहाँ आपको जगजीत सिंह जी मिल जाएंगे। ठीक, पहुँचे, पता चला
कि वो तो शहर में नहीं है। तो मेरे साथ मेरा जो दोस्त गया था, उसने जैसे ही ये बात सुनी कि वो तो शहर में नहीं है, तो वो फ़ौरन भाग लिया, वहाँ से वापस आ गया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, ये जो बात मुझसे कह रहे हैं ये बात कहीं ना कहीं सच्ची और पक्की नहीं है। मैं रुक गया। मैं एक रोज़ रुका रहा, दूसरे रोज़ रुका रहा, तीसरे रोज़ रुका रहा, और 3 रोज़ बाद जब किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि विदिशा, भोपाल से एक लड़का आता है और आपके इंतज़ार में बैठा रहता है। ये एक वाक़या है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपकी हमारी ज़िंदगी में घटते हैं जो हमको बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। आखिरकार 3 रोज़ बाद जो वन ऑफ द आइडियल कह सकते हैं, वो आए सामने और मैं उनसे मिला। और उसके बाद मैंने जब उनको अपना टूटा फूटा कलाम सुनाया और कहा कि मैं पोएट बनना चाहता हूँ, मैं लिरिसिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं डायलॉग्स लिखना चाहता हूँ, फिल्म्स लिखना चाहता हूँ, तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं कहा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गा दें। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे गा दें? रातों रात स्टार बना दें? पहले कुछ जाओ, सीखो, उर्दू सीखो, हिंदी सीखो, मश्क करो, तैयारी करो, उसके बाद आओ। बस ये सूत्र वाक्य था, ये जिसको कहते हैं गुरु मंत्र था। और ये बात 1994 की है एंड कट टू 1997। ऐसे ही एक बॉम्बे के ऑडिटोरियम में उन्होंने मेरे लिए फ्रंट सीट बुक कर रखी थी। हमारी हिंदुस्तानी गज़ल गायकी का सबसे बड़ा नाम जगजीत सिंह मेरी गज़ल गा रहे थे और मैं आगे की जगह, और मैं फ्रंट रो की जगह पीछे बैठा था और जज्बाती हो रहा था और सोच रहा था कि ज़िंदगी आपको कितने मौके देती है, कितने सारे गुरु देती है, कितने सारे गुरु मंत्र देती है। ये शायद चैप्टर मेरे लिए बहुत छोटा है। शायद मैं उस महानायक को इसमें याद नहीं कर पाऊँगा जिन्होंने केबीसी के सेट पर मेरी पोयम को पढ़कर और मुझे लगभग सरप्राइज़ देने के मंशा से बुलाया था और बताया था कि मैंने तुम्हारी कविता पढ़ दी है। वो एक सपना था। शायद मैं यहाँ बहुत शिद्दत से इस वक्त की तंगी के कारण अपने बड़े भाई के समान, जिन्होंने पिछले दिनों जब मुझसे शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद करवाया, आशुतोष राणा जी, शायद मैं उन्हें बहुत शिद्दत से अभी उनके साथ जो मेरे संस्मरण है वो आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूं टेडेक्स का कि उसने मेरी जर्नी को एडमायर किया और मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे मुखातिब होने का, आप सबसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का एक मौका फराहम कराया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।